हेलो बच्चों, दिस प्रोफेसर देवेश त्रिपाठी डीटी सर और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। ये वीडियो खासतौर पर 11th क्लास के बच्चों के लिए है जिन लोगों ने अभी यूनिट एंड डायमेंशंस को पढ़ा हुआ है। डायमेंशनल एनालिसिस हम पूरी तरह से देख चुके हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन इट। यूनिट्स भी हम पूरी तरह से देख चुके हैं। एरर्स वाला सेक्शन हम लास्ट में देखते हैं, बट स्टिल एक छोटा सा टॉपिक है जो काफी एक तरीके से इंफॉर्मेटिव है और काफी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आज आपको आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड दैट टॉपिक इज द यूज ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट्स। आप लोगों ने एक कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस रियल लाइफ में जरूर किए होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिक्विड को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो क्या उसको किलोग्राम में ही मेजर करते हैं? नहीं। आपने सभी ने देखा हुआ है फेंटा, माजा वगैरह, ये सब जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनकी जो बॉटल्स होती हैं लीटर्स में मेजर करती हैं, करेक्ट। ऐसे ही हमारे घर पे जो दूध वाला दूध देके जाता है, वो भी दूध किस यूनिट में मेजर करता है? लीटर में। लीटर रेफर्स टू वॉल्यूम। जबकि मैं एसआई सिस्टम के अनुसार जाऊं तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब। आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि एसआई सिस्टम हमसे कहता है कि वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करो, लेकिन अगर मैं अपने दूध वाले से बोलता हूं कि भैया मेरे को इतना मीटर क्यूब दूध दे दो, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। Are you getting what I want to say? यानी कि रियल लाइफ में कई सारी यूनिट्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो यूनिट्स रियल लाइफ में यूज नहीं होती। उन रियल लाइफ में यूज होने वाली यूनिट्स को हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोना खरीदने जाता हूँ या डायमंड खरीदने जाता हूँ, तो डायमंड के वेट को मेजर करने के लिए क्या मैं ये बोलता हूँ कि भैया 0.002 किलोग्राम सोना दे दो या 0.2347 किलोग्राम सोना दे दो? वी डोंट यूज दीज टर्म्स, करेक्ट, बिकॉज उसके लिए एक अलग ही यूनिट बनाई गई है। सोने के मेजरमेंट के लिए क्या यूनिट यूज होती है, पता है आप लोगों को? यस, तोला। एंड व्हाट इज द यूनिट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डायमंड? कैरेट। अब ये मास बता रहे हैं, लेकिन क्या ये एसआई सिस्टम के हैं? नहीं। दीज आर द यूनिट्स ऑफ रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ, प्रैक्टिकल यूनिट्स। अच्छा, अब आपके मन में विचार आएगा कि सर, जब सारे साइंटिस्ट सारे दुनिया में सब कुछ एक जैसा बनाना चाहते थे, तो जरूरत क्या पड़ी ये प्रैक्टिकल यूनिट्स की, या जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं? तो बेसिकली प्रैक्टिकल यूनिट्स ऐसा नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने हमसे बोला उसको यूज करने। हजारों सालों से, जब से ये चीजों को हम सीखें, तब से ये यूनिट्स चलन में। अब सोचो कि तब से वो यूनिट्स लगातार चल रही हैं और कोई नए बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल आए और वो हमसे बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, अब आप ये यूज करो। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शायद पढ़ लिख कर उसको यूज कर पाए, बट जो लोग उतनी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसे उससे कोऑपरेट करेंगे, या वो कैसे उसको यूज करेंगे, या वो कैसे उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे? ये हमारे सामने बहुत बड़ी ट्रबल थी। तो इस ट्रबल के चलते जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उनको हमने ज्यादा छेड़ा नहीं। पढ़े लिखे लोगों ने उनको उन्हीं तरीके से रहने दिया जैसे वो थी, एंड आज भी वो उसी तरीके से यूज होती है। जैसे दूध को मीटर क्यूब में नहीं लेते, दूध को हम लोग लीटर में लेते हैं, है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कोई भी तरल पदार्थ हम ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, तो उसको हम लोग लीटर्स में मेजर करते हैं, ना कि मीटर क्यूब। इसका यूज जरूरत एक और थी, क्या होता है सुनो। अपन तो चलो ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ते जा रहे हो, बट कई बार जो मजदूर लोग होते हैं, जो लेबर लोग होते हैं, वो काफी पढ़े नहीं होते, है ना। कई लोग पढ़े होते हैं, कई लोग नहीं भी पढ़े होते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए मुझे एक ट्रक को वेट करवाना था कि उसमें सामान लोड करवाना है, और एक ट्रक में मैंने सामान लोड करवा दिया 14,496 किलोग्राम, 14,496 किलोग्राम, और दूसरा जो ट्रक है उस ट्रक में मैंने लोड करवा दिया सामान 16,672। अब एक है 14,000 समथिंग, एक है 16,000 समथिंग, और मैंने जो मेरा उसका ऑब्जर्वर था, जो पूरी नोट रीडिंग्स लिख रहा है वगैरह वगैरह, उससे मैंने पूछा जाके कि भाई किस ट्रक में ज्यादा वजन है, तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बंदे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, उन लोगों को 100 तक तो गिनती बड़ी मुश्किल से याद होती है, और आप चाह रहे हो कि वो 14,000, 15 लाख, 20 लाख इतनी यूनिट्स को याद रखें या इतनी वैल्यूज को याद रखें, तो उनके लिए तो वो कंफ्यूजिंग हो गया। और इनफैक्ट वो ये बता भी नहीं पाएंगे कि इन दोनों में कौन ज्यादा भारी है, करेक्ट। ओवर दी टाइम एक्सपीरियंस के साथ सीख जाए वो बात अलग है, बट अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा। लेकिन कितना भी कम पढ़ा लिखा बंदा हो, कम से कम ये तो जानता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 20, 30 तो जानते ही है। तो ऐसे में लोगों ने क्या चालाकी की, लोगों ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, आप ये देखो कि इसके अंदर कितना सामान हम लोड कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सर एक काम करते हैं, अपन 1000 जो है उसको एक नाम दे देते हैं। तो उन्होंने एक नया नाम यूज कर लिया, टन।
ठीक है। अब सोचो, पहले वाले से पूछूंगा ट्रक में कितना सामान भरा है, तो बोलेगा लगभग 14 टन। क्या बोलेगा वो? लगभग 14 टन। और दूसरे वाले में लगभग 16 टन। Now he was not able to compare 14,000 something and 16,000 something, लेकिन वो इतना तो समझ सकता है कि इसमें 14 टन है और इसमें 16 टन है। तो ये कोई भी एकदम नौसिखिया जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इन यूनिट्स को यूज कर सकता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था। तो इसीलिए प्रैक्टिकल यूनिट्स को रिमूव पूरी तरह से नहीं किया गया। इनफैक्ट हम कर भी नहीं सकते, उसको हमें यूज में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नई यूनिट्स नए सिस्टम्स हम कैसे समझाएं बाकी लोगों को। तो ये एक इशू था, समझे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल गेहूं तो सभी ने देखे हैं कि लेते हैं, आजकल तो चलो आटे का चलन है कि डायरेक्ट आटा लेते हैं, बट काफी जगह आप देखो तो गेहूं का एक बोरा जो है वो खरीद के लाया जाता है, फिर उसमें से हम उसको साफ करते हैं, या कई बार साफ सुथरे भी मिलते हैं हमें, फिर हम उसको पिसवाने भेजते हैं, फिर उससे आटा बनता है। ये एक प्रोसेस जनरली होता है। अब मान लो मुझे गेहूं लेने जाना है, ठीक है, तो मैं अगर गेहूं वाले से पूछूं कि भैया ये गेहूं कैसा दिया, और मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो वो बोलेगा कि सर गेहूं है आपका 20 रुपए किलो का। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बोरा जो आपने भर के रखा है ये मुझे दे दो। तो मैं तो जेब से 20 का नोट निकालूंगा उस बोरे के लिए, पर वो बोरे में था 100 किलो या 90 किलो गेहूं था। तो अब वो मेरे से बोलेगा सर 20 रुपए क्यों दे रहे हो, इसमें 90 किलो गेहूं है, तो 90 into 20 1800 रुपए दीजिए। अब मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा भाई, जब तुझे मैंने रेट पूछा था तो तू मुझे किलोग्राम का क्यों बता रहा था? तू मेरे को उसका बताता जो चीज मैं लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ बोरा लेने आया हूँ तो मुझे किलोग्राम का रेट बता रहा है, मैं कैसे समझूं? और फिर मैं मल्टीप्लाई करता बैठूं क्या ये सब? तो ये एक बड़ी ट्रबल आ गई, ये बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत आई। तो फिर उन्होंने फिर चालाकी की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्टेड ऑफ सेइंग द वेट ऑफ 1 kg गेहूं, दे gave us the weight of 1 बोरा हो गया। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है इसमें। क्यों फ्रॉड हो सकता है? कोई एक बोरे में कम भर रहा है, कोई एक बोरे में ज्यादा भर रहा है। तो उन्होंने फिर उसको स्टैंडर्डाइज किया जिससे कोई फ्रॉड ना हो। उन्होंने कैसा स्टैंडर्डाइज किया कि भैया ये एक बोरा जो है इसको हम इतना भरेंगे कि जब तक इसका वजन 100 किलोग्राम ना हो जाए। और इससे क्या है कि 100 किलोग्राम अगर हो गया तो अब हम हर बोरे में 100 किलोग्राम भर सकते हैं। अच्छा, 1 किलोग्राम का रेट 20 था, तो 100 किलोग्राम का हो जाएगा 2000। तो अब मेरे सामने ये फिक्स हो गया कि ये बोरा जो है इसकी कीमत 2000 है। तो अब कोई अनपढ़ आदमी भी मेरे पास आता है तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि इसमें 1 क्विंटल, उस हमने वर्ड यूज किया क्विंटल, 1 क्विंटल गेहूं है या एक बोरा है, इसकी 2000 कीमत है। अब हमारे लिए भी ट्रबल खत्म, उनके लिए भी ट्रबल खत्म। अदरवाइज मैं बताता कि बताओ व्हाट इज दी रेट, तो वो बोलता कि सर 20 रुपए किलोग्राम, और फिर उसमें दे देता वो 97 किलोग्राम। अब मल्टीप्लाई करते बैठो तो पागल हो जाएंगे हम तो ये सब करते करते। तो हमने उसको क्या किया, एक नई यूनिट्स बना दी विच इज कॉल्ड एज क्विंटल। तो ऐसे ही डे टू डे लाइफ में यूज होने के लिए बहुत सारी यूनिट्स बनाई गई, और उन यूनिट्स को ही हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाया। अब कुछ यूनिट्स तो कम पढ़े लिखे लोग यूज कर रहे हैं, तो ये मत समझना कि केवल कम पढ़े लिखे लोगों के लिए वो प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाई गई है। नहीं 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 नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए भी बनाई गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ अर्थ से सन का डिस्टेंस क्या है, फंस गए। एक तो वेरिएबल है, ऊपर से कितने सारे मीटर्स होंगे, समझ रहे हो या नहीं? ऑलमोस्ट 10 to the power of 10-11 मीटर्स। अब भैया 10 to the power of 11 मीटर्स तक अगर मैं मेजर करूंगा तो मेरे लिए तो और भी मुश्किल बढ़ गई। क्यों? क्योंकि नंबर मेरा बहुत छोटा था, स्टैंडर्ड मेरा बहुत छोटा था, डिस्टेंस में बहुत बड़ा मेजर कर रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस डिपार्टमेंट के जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी ही कुछ अलग यूनिट्स बना ली, जिनको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोल देते हैं। करेक्ट? तो अब हमें क्या सीखना है कि ये जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हमने अभी जिनके बारे में चर्चा की, ये हर क्वांटिटी में होती है। ये लेंथ में भी होती है, ये मास में भी होती है, ये वॉल्यूम में भी होती है, ये डेंसिटी में भी, हर क्वांटिटी में होती है। तो वो कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनको हमें यूज करना पड़ता है, और अलग अलग डायमेंशन वाइज या अलग अलग सिचुएशन वाइज हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो दिस इज द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू बिगिन। आई होप आप सब अच्छे से एंजॉय करेंगे इसको और थोड़ा सोचेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स की पहली कैटेगरी है हमारी लेंथ की। लेंथ में कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो प्रैक्टिकली काफी ज्यादा यूजफुल है और जो आपको पता होना चाहिए? उनमें सबसे पहली जो यूनिट है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाम से ही समझ में आ गया होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
या फिर AU इन शॉर्ट फॉर्म। अब समझो जरा इसको, आपको समझ में तो आ गया ये जरूरत क्या पड़ी। अब जरूरी चीज ये है कि इसको डिफाइन कैसे किया गया। होता क्या था, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटती थी। लोगों को पहले ये पता नहीं था कि ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल है। तो साइंटिस्ट लोगों ने अर्थ के और सन के बीच की जो दूरी है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन लेटर ऑन पता चला कि भैया सन और अर्थ के बीच की दूरी तो कांस्टेंट होती ही नहीं है, वो दूरी तो वेरिएबल है, यानी कि समय के साथ बदलती है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए हम आपसे बोले कि ये हमारा सन है और अर्थ इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही है एलिप्स में, तो सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है, ये हमसे पूछा गया। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन इस तरीके से किया गया है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन is called as one astronomical यूनिट। तो ये जो डिस्टेंस था चूंकि वेरिएबल था इसीलिए हमें एवरेज लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम डायरेक्टली डिस्टेंस बोलेंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो उस यूनिट को या उस डिस्टेंस को हम लोगों ने वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया, जिससे कि हम लार्जर डिस्टेंसेस को मेजर कर सकें। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अच्छा इसी को अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इतना कौन याद रखेगा, हम लोग बोल देते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतनी बड़ी होती है, और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमको क्या बताती है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये लगभग कुछ इतने लेंथ का आता होगा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा एक खास बात जो आप याद रखेंगे वो ये है कि अगर मैं अर्थ की दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच के डिस्टेंस को चेक करूं तो ये डिस्टेंस लगभग 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर होता है, और ऑब्वियसली आना भी चाहिए ये चीज, एवरेज निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो ये आता है लगभग 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो रिमेंबर दिस थिंग कि साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में, स्पेस साइंस में ये यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लेंथ को मेजर करने की एक बड़ी यूनिट कौन सी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई सपोज ये सबको क्लियर होगा। अच्छा सेकेंड जो यूनिट है जो इतनी ही इंपॉर्टेंट है आफ्टर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज लाइट ईयर। काफी फेमस है, सब लोगों ने सुना है। नए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। ईयर हमको क्या बताती है, टाइम, कितने दिन हो गए, कितना समय हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ईयर। लेकिन लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी, पहले तो ये समझो। हम लोगों ने जब गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि जो सन और अर्थ है केवल इतने ही डिस्टेंसेस नहीं है। मान लो जुपिटर है ना, या सैटर्न है फॉर एग्जांपल। मान लो सैटर्न का, अच्छा जरूरत क्या पड़ी वो तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि सैटर्न का कोई डिस्टेंस पूछता तो हम अर्थ का बोल रहे हैं 1.5 इंटू 10⁻11 और सैटर्न का हम बोल देते हैं लेट अस से 6 इंटू 10⁻11। तो अब हमारे लिए मुश्किल क्या हो रही है, इतने बड़े डिजिट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, जबकि इससे आसान क्या हो सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर अर्थ का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है यानी 1.5 इंटू 10⁻11, तो फिर सैटर्न का कितना हो जाएगा, इसका 6 टाइम्स, करेक्ट, या 4 टाइम्स, सॉरी 6 इंटू 10⁻11 बोला था तो 4 टाइम्स हो गया, यानी कि 6 इंटू 10⁻11, 15 इंटू कर दो 25 हो गई। अब मेरी बात समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में हमारे लिए ऑब्जर्वेशन आसान है, बट ये प्लैनेट्स तक सीमित है। स्टार्स हमको मालूम है काफी दूर होते हैं, है ना, स्टार्स आर वेरी फार अवे। अब इतने दूर अगर स्टार्स हैं तो उन स्टार्स को या उन स्टार्स के डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाए, ये हमारे लिए और चैलेंजिंग हो गया। क्यों? क्योंकि अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी छोटी हो गई। मीटर को क्यों हटाया? मीटर को हटाया क्योंकि छोटी यूनिट थी और ये बड़े डिस्टेंसेस हैं। लेकिन जब स्टार्स का डिस्टेंस मेजर किया तो क्या हुआ, वो डिस्टेंस हमारा और भी बड़ा आ गया, उसके सामने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी छोटी हो गई। अच्छा अगर हम इसको रेफरेंस मानते हैं तो ये फिर हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इसको रेफरेंस मानते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने लाइट ईयर को एक नया ही सिस्टम बना दिया, और उसको डिफाइन किस तरीके से किया, आप इस चीज को समझो।
यहां मान लो एक कोई बहुत दूर एक स्टार है और इस स्टार से काफी ज्यादा दूरी पर यहां अर्थ है। ठीक है, अब हमें स्टार कब दिखाई देगा? जब यहां से लाइट निकलेगी और अर्थ तक पहुंचेगी। तो लाइट स्टार से निकली और अर्थ की तरफ गई। जब वो स्टार से निकल के अर्थ की तरफ जाएगी तो उसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो हम बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, तो स्टार से जो लाइट निकली उसको यहां तक पहुंचने में लेट अस से 1 साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस इसलिए मैंने डिफाइन कर देता हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year is called light year। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1 लाइट ईयर जो है दिस विल बी इक्वल टू, आप समझो पहले तो मैं थ्योरेटिकली बताता हूं भैया लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कितने समय तक चलना है इसको? आपको मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम है 1 ईयर। 1 ईयर बोले तो 365 डेज अप्रॉक्स। हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देख रहे हो कितना बड़ा नंबर सामने आ रहा है। जब इसको हम लिखेंगे तो ये वैल्यू जो है 1 लाइट ईयर की दिस विल कम आउट टू बी, मैं आपको बता देता हूँ, 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी जो पिछली यूनिट थी उससे भी काफी बड़ा। ये हमारे सामने लाइट ईयर का डिफरेंस आ गया, या लाइट ईयर की लेंथ आ गई। तो 1 लाइट ईयर इतनी लंबी दूरी होती है। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है उसको समझो। एक्चुअली में 1 लाइट ईयर को, अच्छा कोई ये पूछ सकता था सर ऐसा क्यों किया आपने, 1 ईयर का ही क्यों लिया, है ना, आप 1 दिन का क्यों नहीं लिया आपने डिस्टेंस? तो एक्चुअल उसका रीजन ये था कि जब हम लोगों ने फिजिकली ऑब्जर्व किया तो स्टार से एक जो लाइट निकल के हमारे पास आती है तो अर्थ में हमारे आंखों तक पहुंचने में उस लाइट को सालों का समय लगता है, ईयर्स। तो इसीलिए हम जो यूनिट बना रहे हैं वो ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 लाइट ईयर का मीनिंग क्या हो गया? मान लो तुम रात में बैठे हो और तुम स्टार गेजिंग कर रहे हो, तुम तारे देख रहे हो, तो यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज टू नो कि वो जो तारा आप देख रहे हैं वो तारा पास्ट का तारा है, प्रेजेंट का तारा नहीं। समझो इस चीज को क्या बोल रहा हूं। यू आर वॉचिंग ए स्टार एंड वो स्टार एक्चुअल में हो सकता है आज वहां हो ही नहीं, पर आप उसे देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? उसका रीजन जानते हो? उसका रीजन ये है क्योंकि उस स्टार से लाइट निकली और वो आपके आंखों तक पहुंची। लेट अस से ये स्टार हमसे एक जो हम रात में देखते हैं वो 100 लाइट ईयर दूर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस तारे से जो लाइट निकली है वो हमारे आंखों तक कितने समय में पहुंची है? 100 साल में। तो अगर हमें आज वो तारा दिख रहा है तो लाइट कितने पहले निकली होगी? 100 साल पहले। इसका मतलब उस तारे की अगर एज पूछी जाए या उस तारे की करंट सिचुएशन में जो आप देख रहे हो वैल्यू पूछी जाए कि कितने साल पहले का आप तारा देख रहे हो, तो यू विल से दैट वाज 100 इयर्स अर्लियर। आज की तारीख में हो सकता है वो तारा एग्जिस्ट ही ना करे, समझे नहीं? एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई एक स्पेसिफिक तारा है और वो तारे की ब्लू लाइट निकलती है, ठीक है, और वो सिर्फ एक ही दिन निकलती है। तो आज अगर वो ब्लू और वो हमसे लेट अस से 2 लाइट ईयर दूर है, कितना लाइट ईयर दूर है? 2 लाइट ईयर। तो आज उस तारे ने ब्लू लाइट छोड़ी तो क्या हमको ब्लू तारा दिखाई देगा? नहीं, हमको नॉर्मल व्हाइट लाइट जैसे दिखती है वही दिखाई देगी। तो हमें ब्लू लाइट कब दिखाई देगी? अगर उसका डिस्टेंस 2 लाइट ईयर है तो इसका मतलब आज जो उसने लाइट छोड़ी है वो 2 साल बाद हमारे आंखों पे पहुंचेगी। तो 2 साल बाद एग्जैक्टली जब हम वहां पर खड़े होकर उसी तारे को देखेंगे तो हमें कौन से कलर की लाइट दिखाई देगी? ब्लू कलर की लाइट। कितनी अजीब चीज है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मतलब साइंस ने तो एक पूरा ऑरा ही बदल दिया। क्यों? लाइट ईयर से आप समझो ये तारे जो आप आसमान में देख रहे हो सकता है उनमें से कई तारे खत्म हो गए हो, लेकिन आपको दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उनसे निकली हुई लाइट आपके आंखों तक पहुंच रही है और उसको पहुंचने में 100,000 ऑफ ईयर्स का समय लग रहा है। इतना ज्यादा समय लग रहा है कि उस समय में लाइट छोड़ने के बाद हो सकता है वो खत्म भी हो जाए। समझ रहे हैं नहीं? तो जो तारे हम जो देखते हैं आसमान में वो सारे पास्ट के तारे हैं। तो इसलिए 1 लाइट ईयर की वैल्यू इतनी हो जाती है। यहाँ से आप इनका रिलेशन भी निकाल सकते हो कि मैं एक साथ बता दूंगा इनका रिलेशन क्या है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है उसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट यूनिट
दैट इज एक काम करो, पहले इसको आप नोट करो, मैं थर्ड यूनिट आपको बताता हूँ, आई नीड सम स्पेस, नोट करिए इसको। ओके, तो दिस इज अनदर यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज पार्सेक। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी ये भी सुन लो। स्टार्स का जो डिस्टेंस हमसे मेजर किया जाता है वो डिस्टेंस को 3 कैटेगरीज में रखा गया है, एक नियर, एक मीडियम और एक फार। अब बहुत दूर का कोई तारा है, उसको मुझे मेजर करना है, तो उसके लिए हमारी लाइट ईयर की यूनिट छोटी पड़ जाती है, करेक्ट। तो ऐसे में हमें एक नया सिस्टम बनाना था, नई यूनिट बनानी थी, हमने उसका नाम दिया पार्सेक। अब सवाल ये उठता है कि पार्सेक है क्या। तो पहले तो मैं आपको सिंपली डिफाइन करके बताता हूँ कि पार्सेक होता क्या है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि सर एक काम करिए, आप एक एंगल बनाइए और वो एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। मैंने कहा कितना छोटा, उसने कहा 1 सेकेंड। मैं यहाँ बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्या है। तो 1 सेकेंड क्या होता है ये भी आपको समझ में आएगा। लेट अस से ये 1 सेकेंड हमारा ये एंगल है। तो उन्होंने हमसे क्या कहा कि सर अगर ये एंगल 1 सेकेंड है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेकेंड का मतलब 2 डैश लगा दो। अगर ये एंगल जो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एंगल 1 सेकेंड है, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कम है, इनका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं यहाँ एक आर्क बनाता हूं, इस आर्क का डिस्टेंस और ज्यादा है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अगर ये आर्क का जो डिस्टेंस है या जो आर्क लेंथ है ये मेरा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाए, ठीक है। अगर ये जो 1 सेकेंड बनाने वाली जो आर्क है या जो एंगल है उसका जिस जगह पर आर्क लेंथ जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाए, तो उस दूरी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग 1 पार्सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? 1 पार्सेक। कितना कंफ्यूजिंग है, सेक सुन के हमें लगता है टाइम सेकंड, लेकिन पार्सेक इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो मैं समझाता हूं। तो इसको आप पहले समझ लो कि 1 पार्सेक होता क्या है, फिर से सुन लो। अगर मैं एक ऐसा एंगल बनाऊं जिसकी वैल्यू केवल 1 सेकेंड है, तो उस 1 सेकेंड एंगल के 2 पॉइंट्स अगर मैं कहीं भी लेता हूं तो वहां पर उसकी कुछ लेंथ आती है आर्क लेंथ। तो जिस डिस्टेंस पे आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी उस डिस्टेंस को हम लोगों ने 1 पार्सेक डिफाइन किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, साथ में मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा तो वो नोट कर लेंगे, बट फिलहाल हम इसको समझते हैं। पहले तो 1 सेकेंड क्या है इसको समझो। मैंने एक गोला बनाया सर्कल, मैंने कहा इस सर्कल के 4 टुकड़े कर दो, तो हमने इस सर्कल के 4 टुकड़े कर दिए। आपको मालूम है हर टुकड़े का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो टोटल सर्कल का एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। तो ये सर्कल में अगर मैं यहां से शुरू करके यहां तक जाता हूं तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं इस सर्कल को 360 स्पोक्स से रिप्रेजेंट करूं जो इक्वली स्पेस्ड हैं, तो ऐसे 360 जो लाइंस हैं, करेक्ट, ये लाइंस में कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव लाइंस जो हैं वो हमको 1 डिग्री देंगे। ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, आप समझ रहे हैं या नहीं। तो 1 डिग्री हमारा कितना छोटा होता है, इसके 360 टुकड़े कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये छोटा सा एंगल बनाया, मैं यहां बता रहा हूं आपको, और मैं बहुत बड़ा बना रहा हूं, आप फिर भी भावना समझ जाना। ये 1 डिग्री हमारा आ रहा है, कितना है ये, 1 डिग्री, ठीक। अब सुनना मेरी बात। उसने कहा कि सर ये जो 1 डिग्री है ना, ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप इस 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दो, क्योंकि 1 डिग्री होता है 60 मिनट। तो मैंने ऐसे ब्लू कलर की ये बारीक बारीक सी लाइन बनाई, आप देख रहे हो मैं बना भी नहीं पाऊंगा, और ऐसी बारीक बारीक लाइंस बनाने पे मैंने इसके 60 डिविजन्स कर दिए। कितने डिवीजन कर दिए, 60। अब सुनना, जैसे ही 60 डिवीजन करूंगा तो मुझे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स ये डेटा मिला, और मिनट्स को रिप्रेजेंट करते हैं डैश। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 60 मिनट्स। अच्छा, अब सुनना, अब मैंने ये जो 1 मिनट था ना,
भैया इसके 60 टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़े की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, 1/60 डिग्री हो गया। तो ये मेरा एंगल जो आया, दिस एंगल इज 1 मिनट। अब सुनना मेरी बात, बंदे से चैन नहीं है, उसको माना नहीं, वो उसने बोला इसके भी 60 टुकड़े कर दूं। कैसे कर दूं, मैं तो बना भी नहीं सकता, तुम्हारी भी हिम्मत नहीं है, हम में से किसी की हिम्मत नहीं है इसको बनाने की। लेकिन अगर मैं इस 1 मिनट के 60 डिवीजन्स कर देता हूं, तो एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो 1 मिनट बाय 60 इतना हो जाएगी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज 1 सेकेंड। आप मेरी बात समझ रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज 1 सेकेंड। सो रिमेंबर दिस थिंग के 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकेंड। ये रिलेशन होता है। मतलब आप समझ गए कि ये जो एंगल है वो हमने कितना छोटा कर दिया। अच्छा, अब सवाल उठता है कि छोटा एंगल करने से फायदा क्या है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने यहां एक आर्क बनाया और इस आर्क की जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है ना। आर्क लेंथ आपको मालूम है, आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। और मैंने इसका ये इस तरीके से बना दिया इसको, ठीक है, ये आर्क। अब मैं अगर इन दो पॉइंट्स को जोड़ता हूं, समझना जरा इसको। ये आर्क बनाया और मैं इन दो पॉइंट्स को अगर जोड़ता हूं तो इनके बीच में एंगल पहले कुछ थीटा था या θ1 था। ठीक है, तो इसका मतलब ये आर्क इस पॉइंट ए पे θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये L लेंथ का जो आर्क है ना, हम ऐसा कह सकते हैं L आर्क सबटेंड्स एंगल θ1 एट ए पोजीशन पे L आर्क जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बेटा, θ1। अच्छा, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो यहां से यहां तक का कुछ लेंथ होगा, इसका रेडियस होगा। अगर मैं थोड़ा दूर तक देखूं तो अब यही सेम आर्क इस B पॉइंट पे कुछ दूसरा एंगल सबटेंड कर रहा है, θ2। थोड़ा लॉजिकली सोचकर बताओ θ1 θ2 में कौन बड़ा होगा? ये बड़ा है, दिख भी रहा है हमको। अच्छा, ऐसे ही यही आर्क को अगर मैं इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करूं तो ये और छोटा एंगल सबटेंड करेगा और ये एंगल हो जाएगा θ3। तो आर्क वही है पर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं L आर्क सबटेंड्स एंगल θ2 एट B, L आर्क सबटेंड्स एंगल θ3 एट C। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, आर्क के सर्कमफेरेंस या बाउंड्री से जैसे जैसे दूर जा रहा हूं वैसे वैसे एंगल बहुत छोटा होता जा रहा है। और हमें कितना छोटा एंगल डील करना है, 1 सेकेंड। कितना छोटा एंगल डील करना है हमें, 1 सेकेंड। तो आप समझ रहे हो डिस्टेंस कितना ज्यादा होगा, पहले तो इसको इमेजिन करो। ठीक है, तो अब उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, फिर से समझो इस चीज को। उन्होंने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस लिया पहले, और फिर उन्होंने कहा कि सर ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है, मैं यहां बना रहा हूं, उन्होंने कहा कि सर ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है इससे इतने दूर चले जाओ कि जो एंगल है वो आपका कुछ θ डिग्री आए। तो ये जो लेंथ है वो तो काफी कम है ना। अच्छा, उन्होंने कहा सर थोड़ा और दूर जाओ और इतना दूर चले जाओ कि ये एंगल काफी कम हो जाए। काफी कम हो तो अभी ये एंगल मुझे जो दिख रहा है वो 1 डिग्री से ज्यादा है। आप थोड़ा समझिएगा मेरी भावना को। ठीक है, उन्होंने कहा और दूर जाओ, हम और दूर चले गए। तो जैसे ही हम और दूर गए, अब ये जो दोनों के बीच का एंगल था वो कितना हो चुका है, 1 डिग्री हो चुका है। लेकिन हमसे अभी भी रुका नहीं गया। उन्होंने कहा कि सर ये डिस्टेंस नहीं, हमें और दूर जाना है। तो मैंने कहा और दूर चले जाओ। मैं बड़ा बना रहा हूं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा अदरवाइज, पर आप भावनाएं समझ जाना। तो वो और दूर चले गए, और दूर जैसे ही गए अब उन्होंने बोला कि सर ये जो डिस्टेंस है
ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है दिस इज नाउ 1 मिनट। मैंने कहा अभी भी पार्सेक डिफाइन नहीं हुआ, मुझे पार्सेक डिफाइन करना है, तो और दूर जाओ, इतना दूर चले जाओ कि इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 1 सेकेंड बन जाए। तो और जब दूर हम गए तो फाइनली हम लोगों ने यहां से एक लाइन भेजी और एक लाइन यहां से भेजी और वो इस जगह पर मिली और ये 1 सेकेंड हमारा एंगल हो गया। तो जिस एंगल पर ये 1 सेकेंड आया उस एंगल बनाते वक्त इस सर्कल का रेडियस कितना रहा होगा, दैट रेडियस इज व्हाट वी कॉल एज 1 पार्सेक। अब आपको समझ में आ रहा है 1 पार्सेक क्या है? करेक्ट, क्लियर है आपको? तो एंगल को हम छोटा करते जा रहे हैं, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेडियस ऑफ दैट सर्कल whose 1 second, whose arc length corresponding to 1 second angle is 1 astronomical unit. करेक्ट? तो मैं इसको प्रॉपर टर्म्स में लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हमारी डेफिनेशन आ गई है, 1 parsec is the radius of the circle at the center of which an arc of the circle 1 astronomical unit long subtends an angle of 1 second। यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का एक आर्क जिस दूरी पे 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगा वो दूरी हमारी 1 पार्सेक कहलाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू और भी ज्यादा आती है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इन मीटर्स कितना होता है तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 मीटर। मैं चेक कर लेता हूँ। यस, तो इसको अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं। तो 1 पार्सेक को अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है 3.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 मीटर। आप देख पा रहे हो ये और भी बड़ी यूनिट होगी। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं पार्सेक को। इससे हम लोग क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को काफी हद तक डील कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप इस सबको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आपको इनका रिलेशंस आपस में जल्दी से लिख देता हूँ, है ना, आप निकाल सकते हो बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके, तो यहाँ पर मैंने लेंथ और उससे डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है उनसे उनकी कुछ कॉमन कन्वर्जन्स लिख दी हैं जो आपको याद होना चाहिए। सारे तो याद नहीं रखने बट कुछ जरूरी है वो आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना। सबसे पहला कन्वर्जन तो वही है हमारा 1 लाइट ईयर जो हमने भी पढ़ा था। तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इतना बड़ा है, यानी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 पार्सेक लाइट ईयर से भी बड़ा है और 1 पार्सेक कितना हो जाता है 3.6 टाइम्स लाइट ईयर। ये हमारे सामने दो आ गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। सेकंड, ये कॉमन यूनिट्स हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। 1 इंच जो होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एग्जैक्टली देखा जाए तो 2.54 सेंटीमीटर या फिर 0.0254 मीटर। आप खुद सोचो कि 0.0254 मीटर लिखना कितना एब्सर्ड हो जाता है। तो इसीलिए ये जो एसआई यूनिट है उससे बेटर यहाँ पर सीजीएस यूनिट आ गई हमारे सामने। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने एसआई यूनिट जो है वो उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स को यूज करते हैं। ऐसे ही 1 फीट जो है वो 0.3048 मीटर होता है, या फिर सीधा सीधा हमें पता है 1 फीट 12 इंच का होता है ना। हम लोग हाइट्स को मेजर करते हैं जनरली, ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है 1 यार्ड, जो यूएस वगैरह में ज्यादा यूज होता है। यार्ड की जो लेंथ होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 फीट। तो 1 यार्ड जो होता है वो 3 फीट का होता है। तो अगर मान लीजिए कोई 6 फुट का बंदा है या 6 फीट उसकी हाइट है तो वो 2 यार्ड उसका टोटल लेंथ होगी। करेक्ट। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, यूएस में आप देखो तो माइल्स यूज किया जाता है, हमारे यहाँ किलोमीटर्स यूज होता है। ऐसा यूनिट मीटर्स है। तो 1 माइल और किलोमीटर का रिलेशन क्या रहता है कि जो 1 माइल होता है वो लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी मील, हम लोग हिंदी में मील बोलते हैं उसको। तो मील जो है वो किलोमीटर से बड़ा है, कितना? 1.6 टाइम्स। एग्जैक्टली देखा जाए तो 1609 मीटर या फिर 1.609 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 मीटर। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, ये जरा ध्यान से देखो, नॉटिकल माइल। जनरली जब भी हम जहाज से यात्रा करते हैं और जहाज से रिलेटेड डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं, जहाज यानी कि हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज और पानी में चलने वाला समुद्री जहाज, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो वहां जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो बदल जाता है। करेक्ट। वो क्यों बदल जाता है उसका रीजन समझो। अर्थ है गोल। अब मान लो मैं एक जहाज लेकर इस A पॉइंट से B पॉइंट तक गया।
तो ए से बी तक जाने में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर कोई मेरे से ये पूछे या लेंथ पूछे मेरे से ए से बी की, तो ए से बी की दो लेंथ मेरे सामने आ रही है, एक तो सीधी सीधी लेंथ जिसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हो, और एक जो एक्चुअल में जहाज ने ट्रेवल की। तो यहां पर हमारे सामने बड़ी विडंबना आ जाती है कि जब मैं या जहाज वाला कोई डिस्टेंस बता रहा है तो कौन सी डिस्टेंस बता रहा है, वो यहां से यहां की बता रहा है या एक कर्व्ड वाली बता रहा है। तो ये परेशानी को रिमूव करने के लिए हमने नया सिस्टम बनाया जिसमें हम नॉटिकल माइल्स को यूज करते हैं। हुआ क्या कि ए से बी तक जब मैं गया तो ये मेरा डिस्टेंस 1 माइल था। कितना था ये? 1 माइल। लेकिन क्या मेरे जहाज ने 1 माइल ट्रेवल किया? नहीं। उसने जो इंजन यूज किया, उसने जो ईंधन यूज किया, जो हमारा कंबस्टेबल मटेरियल था वो जो यूज किया, जिसको बर्न कर कर वो आगे बढ़ा इंजन, तो वो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो 1 माइल के करस्पॉन्डिंग नहीं किया। सोचो अगर मैं प्लेन लेके जाता और उसमें फ्यूल इतना भरवाता कि 1 माइल का डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए, बट प्लेन सीधा जमीन से थोड़ी जा रहा है डायरेक्ट स्ट्रेट, वो तो उड़ के जा रहा है। प्लस एट द सेम टाइम अर्थ भी कर्व्ड है, तो अगर वो 1 माइल के करस्पॉन्डिंग फ्यूल लेगा तो आते रास्ते में ही वो फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उससे एसोसिएटेड जो डिस्टेंस होता है उसको हमने नया नाम दिया जिसको कॉल्ड एज 1 नॉटिकल माइल। तो अगर मैं नॉटिकल माइल बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं एक्चुअल पाथ लेंथ की बात कर रहा हूं, करेक्ट? और माइल की बात कर रहा हूं तो सीधा सीधा डिस्टेंस है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर से सुन लो एक बार। अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा हूं और उस पॉइंट की दूरी थी 1 माइल, लेट अस से यहां पर ये डिस्टेंस है 1 माइल, तो अगर ये डिस्टेंस हमारा 1 माइल है तो यहां से प्लेन चला, यहां तक तो जा नहीं रहा है, वो तो जा रहा है यहां, तो ये डिस्टेंस 1 माइल से थोड़ा बड़ा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है जो 1 माइल की करस्पॉन्डिंग है, जो उसने एक्चुअल में ट्रेवल किया, इसको हम 1 नॉटिकल माइल बोलते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा? तो 1 माइल और 1 नॉटिकल माइल में इस तरीके से रिलेशन होता है। तो 1 नॉटिकल माइल थोड़ा सा ज्यादा होता है एंड दिस इज 1852 या 1852 मीटर, या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं आप? तो 1 नॉटिकल माइल इज अप्रॉक्स 1.8 किलोमीटर एंड 1 माइल इज अप्रॉक्स 1.6 किलोमीटर। आपको समझ में आ रहा है 1 नॉटिकल माइल क्या है? जो डिस्टेंस एक्चुअल में जहाज ने ट्रेवल किया, ना कि डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा। तो 1 माइल डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 1 नॉटिकल माइल। चलो कुछ और यूनिट्स हैं जो हम लोगों को फिजिक्स में यूज करनी पड़ती हैं, बट वो इतनी छोटी हैं कि उसमें भी मीटर को यूज करना बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे माइक्रोस्कोप से कोई चीज देखनी है ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है, तो वो नेकेड आई से नहीं हो पाती। तो उन स्टडीज के लिए जो लेंथ हम मेजर करते हैं दैट इज वेरी स्मॉल एंड उसको हम लोग 1 माइक्रोमीटर बोलते हैं। माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं एंड इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर। मतलब समझ रहे हो? 10 टू द पावर ऑफ -6 का मतलब हो गया सीधा सीधा 1 डिवाइडेड बाय 1 के आगे 6 0, ये है 10 टू द पावर ऑफ -6। कितना छोटा नंबर बन गया ये, देख पा रहे हैं नहीं? अच्छा, और ज्यादा जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे नैनोमीटर्स हमारे काम आता है, बिकॉज नैनोमीटर हमारे लिए वो परफेक्ट यूनिट होता है उसको मेजर करने के लिए। तो मॉलिक्यूलर रेंज पर जब हम जाते हैं तो नैनोमीटर हमारे सामने आता है, तो 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ या डिस्टेंस रिगार्डिंग मॉलिक्यूल्स। एंगस्ट्रॉम इट इज इससे थोड़ी सी बड़ी, वो है 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। ए के ऊपर एक बंदी बना देते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स हैं इसके, माइक्रोमीटर म्यू एम, नैनोमीटर एनएम, एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर बंदी, 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। ये क्यों यूज होती है? ये यूज होती है एटॉमिक लेवल पर जाने पे। अगर मुझे एटम की जानकारी लेनी है तो वो इतने साइज के अराउंड होता है। एंड एटम के भी अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत छोटी छोटी वॉल्यूम या डिस्टेंसेस में रहते हैं, उसके लिए हम लोग 1 फर्मी को यूज करते हैं एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर। कौन सी वैल्यू है ये? 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर। क्या बोलते हैं इसको? 1 फर्मी मीटर। तो लेंथ में इतना कुछ आपको पता है तो मोर देन सफिशिएंट है, और भी होता है बट ठीक है, कहां तक हम पढ़ेंगे, ये हमारे लिए काफी जो हमारे यूज के हिसाब से। लेंथ से ही मल्टीप्लाई करने पर बनता है एरिया, तो उसकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। वैसे तो मीटर स्क्वायर होना चाहिए थी बट प्रैक्टिकली हम उसको यूज नहीं करते। मुझे अगर एक छोटा सा प्लॉट है 10 बाय 10 मीटर का या एक कमरा है, उसको मेजर करना है, तो 100 मीटर स्क्वायर उसका क्या होगा? उसका एरिया होगा एंड इसको हम 1 आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? 1 आर। अच्छा, अगर मैं एक प्लॉट या एक खेत मेजर कर रहा हूं जो
1 हेक्टेयर एरिया का है, तो 1 हेक्टेयर इज यूज फॉर 100 बाय 100, यानी कि 100 मीटर ऐसे में और 100 मीटर ऐसे में। तो 100 बाय 100 का जो खेत है उसको हम 1 हेक्टेयर बोल देंगे, 10,000 मीटर के आसपास होता है। अच्छा, 1 एकड़ इज अ और बिगर यूनिट, इसकी वैल्यू होती है 4047 मीटर स्क्वायर। कितनी होती है इसकी वैल्यू बेटा? 4047 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको याद रखें, याद करने के काम का है और कुछ नहीं। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम में देखें तो आप इसको ऐसे याद रखो कि अगर मैं छत पे पानी की टंकी देखता हूँ तो 1000 लीटर की सिंटेक्स की पानी की टंकी का जो वॉल्यूम होता है वो 1 मीटर क्यूब होता है। इससे मुझे एक बात पता चलती है कि पानी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 मीटर क्यूब। और कितना वजन होता है उसका? लगभग 1000 किलोग्राम या 1000 लीटर। तो इसीलिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आप याद रखो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम एक्वायर्स 1000 लीटर, तो 1 लीटर कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स रिलेटेड टू लेंथ एंड इट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, हम बाकी चीजों पे बढ़ते हैं। ओके, तो लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स देखने के बाद अब मास की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, डायरेक्टली मैंने लिख दी है, आप इसको समझ सकते हैं। मास की ज्यादा कॉमनली प्रैक्टिकल यूनिट जो यूज होती है दैट इज 1 मीट्रिक टन, जो पहले 1 टन कहलाता था, और 1 टन या 1 मीट्रिक टन होता है 1000 किलोग्राम के बराबर। दूसरी यूनिट जो आजकल कम यूज हो रही है, वो होती है यूज बट कम हो रही है, दैट इज 1 क्विंटल। एंड 1 क्विंटल जो होता है वो लगभग 100 किलोग्राम के बराबर होता है। ये एक यूनिट है 1 मन, है ना, मुंड। उस 1 मुंड यूनिट जो है उसकी वैल्यू 40 किलोग्राम होती है, और ये गांव में आज भी यूज होती है बट कम हो रही है। ये यूनिट्स यूज आजकल थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिस्टम में कम यूज हो रही है, बट फिर भी ये पुरानी यूनिट्स है। ब्रिटेन में यूज होने वाली एफपीएस सिस्टम में यूनिट होती है 1 पाउंड, और जो 1 पाउंड होता है वो आधा किलो से थोड़ा कम होता है ना। तो याद है वो अपन बचपन में, हम लोग के बचपन में चलता था, पता नहीं आपके में चलता था या नहीं, वो एक आते थे कुछ कार्ड्स, है ना, वो कार्ड्स जिसमें रेसलर्स का पूरा डिटेल दिया जाता था, क्रिकेटर्स का डेटा दे रखा होता था, है ना, क्या बोलते थे उन कार्ड का नाम भूल गया। तो उन कार्ड्स में जब हम पढ़ते थे कि जो बिग शो है वो लगभग 500 पाउंड का या 550 या 600 पाउंड का है, तो उस समय पाउंड और किलोग्राम में अगर हमको डिफरेंस नहीं पता तो हम ऐसे सोचते थे कि आदमी है क्या है, 600 किलो का आदमी। बट दैट इज नॉट 600 किलो, दैट इज 600 पाउंड। 600 पाउंड का मतलब होता है 300 किलो, वो भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ठीक है तो है। तो आप समझ रहे हैं किलो पाउंड का रिलेशन, कि जो 1 पाउंड है वो लगभग आधा किलो से थोड़ा कम होता है। तो एग्जैक्टली देखें तो 1 पाउंड इज 453 ग्राम या फिर 0.453 किलोग्राम। और भी छोटे मासेस की अगर बात की जाए, जैसे एटम लेवल पर हम जाते हैं, तो जो मास यूज करते हैं दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सर एक काम करो, सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के का जो मास है उसको अगर मैं 1 AMU डिफाइन कर दूं, तो अब मैं बाकी सबको सीधा सीधा निकाल सकता हूं। जैसे कार्बन 12 लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 12 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो उससे बड़े आसानी से निकल सकता था। तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड टू बी 1 AMU, बट ये थोड़ा प्रैक्टिकली या प्रिसाइज नहीं है। इसको और प्रिसाइज बनाने के लिए उन्होंने 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU को डिफाइन किया 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एबंडेंस कार्बन 12 एटम की बहुत ज्यादा है। भैया दुनिया में आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों में कार्बन प्रेजेंट है, तो जिसका एबंडेंस ज्यादा है उसी से रिलेटेड बनाओगे तो थोड़ा सा एरर्स कम आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम को 1 AMU डिफाइन किया या 1 U लिख देते हैं। और इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर देखें तो कितनी होती है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये याद रखिएगा। एक और बड़ी फेमस यूनिट है 1 कैरेट। अपन ने पता है हीरा वगैरह खरीदते हैं, आगे खरीदोगे आप लोग, आईआईटीएंस बनोगे जब। 1 कैरेट की वैल्यू कितनी होती है? आईआईटीएंस डॉक्टर्स जो भी बनोगे, तो 1 कैरेट की वैल्यू होती है लगभग 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट इज 200 मिलीग्राम। अच्छा, इसके अलावा और भी यूनिट होती है, जैसे तोला एक यूनिट होती है। तोला शायद 1 तोला इज अप्रॉक्स सोने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको, लगभग 10 ग्राम के आसपास होता है। तो ऐसी ये यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं मास की। ऐसे ही टाइम की भी। अच्छा, एक चीज हम पहले डिस्कस कर लें फिर हम टाइम पर आएंगे। मास की एक यूनिट जो है वो बड़ी फेमस है और वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ दैट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। ये देखा गया कि जैसे जैसे हम मास बढ़ाते जाते हैं किसी भी सिस्टम का, तो मास बढ़ने पे उस सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है और वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है, टूटना शुरू कर देता है। तो कितना बड़ा मैक्सिमम मास हम ले सकते हैं जो कि टूटे ना? ये ऑब्जर्वेशन हमारे एक बड़े ही महान फिजिसिस्ट उन्होंने की, चंद्रशेखर जो हमारे थे, और उनके नाम पर ही इसको नाम दिया गया एंड वी कॉल इट चंद्रशेखर लिमिट, है ना। तो जो सबसे बड़ा दुनिया का मास है जो स्टेबल है
सबसे बड़ा स्टेबल मास, तो 1 या चंद्रशेखर लिमिट ये क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट stable mass which do not disintegrate. तो वो जो लार्जेस्ट स्टेबल मास है जो डिसइंटीग्रेट नहीं होता वो हमारा 1 चंद्रशेखर लिमिट है, और ये लगभग 10⁴ टाइम्स मास ऑफ सन होता है। यानी सन के मास का 10⁴ टाइम्स, सन ही कितना बड़ा है उससे भी 10⁴ टाइम्स बड़ा जो मास है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज चंद्रशेखर लिमिट या फिर चंद्रशेखर लिमिट 1 CSL। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। सम्मान की बात है, आगे प्राउड की बात है ना। दुनिया का सबसे बड़ा मास जो स्टेबल है वो है 1 CSL। Am I clear about this thing? Note it down, we'll move towards time। सॉरी ये गलती हुई है, इसको आप नोट कर लो, ये 10⁴ नहीं है, 1.4 है, माय बैड, 1.4 टाइम्स, यानी सन के मास का 1.5 गुना ज्यादा है ना, वो हमारा सबसे बड़ा मास है। आप इसको करेक्ट कर लेना, नोट कर लो। ओके, तो लेंथ मास के बाद तीसरी जो यूनिट है वो हमारी टाइम है। इसकी भी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देख लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी इसकी यूनिट यूज होती है, जैसे डेज यूज होते हैं, है ना, वीक यूज होते हैं, ईयर यूज होता है, करेक्ट। तो आर, मिनट और सेकंड के अलावा ये भी यूनिट जो है वो किसकी है? टाइम की यूनिट है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं, है ना। 1 ईयर अगर कोई पूछे तो याद रखना 1 ईयर हैज हाउ मेनी डेज? 365 and 1/4। डोंट गेट स्टेकन। ये एक्चुअली में ऑब्जर्व किया गया कि 365 and 1/4 इतने दिन मिलकर एक साल बनता है, बट ये हर बार 1/4 लेना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, 1/4 1/4 1/4 मिला के 4 साल का दिन। अब 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब वो एक एक्स्ट्रा दिन जो आया, जो 4 साल से हम ऑब्जर्व कर रहे थे, उसको हम चौथे साल में जोड़ देते हैं, एंड वी कॉल इट लीप ईयर। तो जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन हो जाते हैं? 366 डेज। ऐसा क्यों होता है? फिर से सुन लो। हमने ऑब्जर्व किया कि अगर 1 ईयर को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? अर्थ जो है वो सन के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो अगर ये हमारा सन है तो इसके चारों ओर अर्थ को परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है वो हमसे पूछा गया। तो एग्जैक्ट समय जो आया वो आपका 365 and 1/4 डेज आया। तो 365 and 1/4 डेज को लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकली सभी के लिए समझना। तो साइंटिस्ट लोगों ने चालाकी क्या की, 1/4 डे को अलग हटा दिया। तो इसका मतलब इस साल अगर लीप ईयर नहीं है तो अब जैसे लीप ईयर निकल गया, अब ये जो नया साल चल रहा है अभी तक सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही अगला फरवरी आएगा, है ना, अगले फरवरी में हमारा जो साल होगा वो एरर वाला होगा। अभी एरर फ्री चल रहे हैं। एरर क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने 365 डेज को 1 ईयर काउंट किया, लेकिन एक्चुअल में 365 and 1/4 होता है 1 ईयर। तो फरवरी 28 खत्म होते से ही हम लोग एरर में जीना शुरू कर देंगे। ये एरर 3 साल और चलेगा, उसके बाद फिर चौथे साल फिर से फरवरी में हम लोग इस एरर को रिमूव करेंगे, जब 1/4 को 4 बार जोड़ के हम 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो सन के चारों तरफ अर्थ को जो चक्कर लगाना पड़ता है उसकी वजह से ईयर आता है। अच्छा, ऐसी डेज क्यों आते हैं आपको मालूम है ना? डेज क्यों आते हैं? डेज आते हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ को अपनी एक्सिस पर पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। तो 24 आवर्स इज द टाइम टेकन फॉर रोटेशन, उसको हम 1 डे बोल देते हैं। और सन से के अराउंड जो अर्थ चक्कर काट रही है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो उसको समय लगता है दैट इज दिस टाइम, करेक्ट, दीस मेनी डेज। अच्छा, इसके अलावा और तो बाकी कॉमन है, डेज, मंथ, वीक सब पता है आपको। अच्छा, मंथ में एक चीज याद रखना, मंथ्स की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि सर मंथ्स 2 तरीके के सुने हैं, है ना। कई बार आता है हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी, तो कई बार आता है हिंदी महीनों का हैप्पी न्यू ईयर। तो व्हाट इज दिस हिंदी महीनों का हैप्पी न्यू ईयर एंड इंग्लिश महीनों का हैप्पी न्यू ईयर? तो एक्चुअली में मंथ का कैलकुलेशन पास्ट में लोग 2 तरीके से करते थे, एक सीजन के तरीके से और दूसरा आपके मून के तरीके से, अकॉर्डिंग टू मून एंड अकॉर्डिंग टू सन। तो पहले लोग क्या करते थे, मून की ऑब्जर्वेशन की तो पता चला कि मून अपने सारे फेसेस को कवर करके फिर से फर्स्ट फेज में आने में 30 डेज अप्रोक्स लेता है। तो
तो इसका मतलब मून अगर अपन देखें तो कभी आप देखते हो आधा मून दिखता है, कभी उसका थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ होता है, कभी और कटा हो जाता है, फिर और कटा, फिर फुल मून आता है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस को जब किया गया तो दे केम टू नो, और 15th डे के बाद फिर मून गायब भी हो जाता है ना, ऐसा होता है, फिर दूसरे डायरेक्शन में बनता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मून एक पूरे परिक्रमा अर्थ की जो लगा रहा है उसमें उसको कितना समय लगता है, दैट इज द टाइम टेकन बाय मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, एंड उसमें उसको 30 डेज लगते हैं। कितना समय लगता है उसको? 30 डेज। तो उस 30 डेज के बाद मून अपने वापस फर्स्ट फेज में आ जाता है। तो मून को कंप्लीट फेजेस को ट्रेवल करके वापस ओरिजिनल फेज में आने में कितना समय लगा, ये ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने लूनर मंथ्स का नाम दिया, जो आपके हिंदी के महीने होते हैं। तो लूनर मंथ क्या है आपका? मून के जो 6 फेजेस हैं वो फेजेस को कवर करने के बाद मून वापस फर्स्ट फेज में कितने समय में आएगा, दैट इज लूनर मंथ्स। फिर दूसरे लोगों ने किस तरीके से डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। उन्होंने कहा कि देखो सर, ये सन के यहाँ पर जब है अर्थ तो जनवरी चल रही, और जब ये अर्थ चलते चलते यहाँ पहुंचेगी, महीने बढ़ेंगे, यहाँ पहुंचेगी, 6 टुकड़ों में हमने इसको बांट दिया। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपका लगभग जुलाई है और ये आपका जनवरी है। तो अप्रॉक्स अगर मैं आपको एक अंदाजा बताऊं तो हमारे लिए, हम इंडिया में है, हमारे लिए जनवरी यहां से लेकर यहां जुलाई हुआ और फिर जनवरी हुआ, हमने 12 हिस्सों में बांट दिया। तो सन के अराउंड जब हम अर्थ की परिक्रमा लगा रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन को हम देख रहे हैं तो ऐसे मंथ्स को हम लोग सोलर मंथ्स बोलते हैं। तो मून से रिलेटेड जो होता है ना, वो होता है लूनर मंथ, और सन से रिलेटेड जो होता है वो होता है आपका सोलर मंथ। यू शुड रिमेंबर दिस, है ना। इसको आप नोट भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया लूनर मंथ। दिस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द मून, all the phases of the moon are shown in this time period and that is what we call as lunar month। and earth के revolution से जो आता है that is solar month, जो जनवरी फरवरी वगैरह आते हैं। तो ऊपर वाले हिंदी महीने हैं, है ना, सावन, भादो, चैत, ये आपने सुने होंगे अगर, तो ये हिंदी मंथ है। ऐसे इंग्लिश के मंथ होते हैं जनवरी फरवरी, वो सोलर मंथ्स कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, समय की सबसे छोटी यूनिट सेकंड नहीं है बेटा, मिली सेकंड भी नहीं है बेटा, माइक्रो सेकंड भी नहीं है। यू शुड रिमेंबर दिस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज शेक। तो 1 शेक जो होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power of -8 ऑफ अ सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 1/10 to the power of 8वां हिस्सा हो जाएगा। नहीं तो 1 शेक होता है 10 to the power of -8 सेकेंड, तो दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। यू शुड आल्सो बी नोइंग दिस थिंग, तो इसको भी नोट कर लो। तो अभी हमने क्या देखा कि अलग अलग यूनिट्स में जब हमने इंटर कन्वर्जन किए तो कई यूनिट बहुत छोटी हो गई और कई यूनिट्स बहुत बड़ी हो गई। अब ये बहुत छोटी और बहुत बड़ी यूनिट्स को अगर मैं उतने लंबे रूप में लिखूंगा तो मेरे लिए वो बड़ी परेशानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूँ कि किसी क्रिस्टल के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करना है तो उसका लेंथ कितना है, तो हम बोलेंगे 1 नैनोमीटर। तो अगर मैं उसको 1 × 10 to the power of -9 मीटर लिखूं तो मेरे लिए बड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको क्या बना दिया, नैनो बना दिया। तो ऐसे ही हमने हर यूनिट से एसोसिएटेड कुछ प्रीफिक्सेस असाइन कर लिए हैं जिनका हमने कुछ नाम रखा है। जो बड़ी यूनिट्स होती है उनके प्रीफिक्सेस किस तरीके से हैं और छोटी किस तरीके से, उसका एक टेबल मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें से कई आपको याद रखनी है, कुछ आप नहीं भी रखो तो चल जाएगा। जैसे अगर मैं छोटी यूनिट्स की तरफ बढ़ूं तो अगर कोई चीज 10 की पावर -1 के ऑर्डर की आती है तो उसको हम लोग डेसी में लाते हैं। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power of -1 डेसीमीटर। तो जब भी 1/10 मीटर का डिस्कशन होगा यानी हम डेसीमीटर की बात कर रहे हैं। 1/100 10 to the power of -2, इसको हम बोलेंगे सेंटी। -3 मिली, तो 1 किलोमीटर या 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power of -3 मिलीमीटर। तो आप देख रहे हो मिली इज द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है पहले आने वाला शब्द। ऐसे ही 10 to the power of -6 को माइक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से लिखते हैं इसको। 10 to the power of -9 नैनो बन जाएगा। 10 to the power of -12 पिको बन जाएगा, स्मॉल पी से लिखते हैं। -15 को फेंटो या फर्मी बोलते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। 10 to the power of -18 को एटो बोलते हैं, स्मॉल ए से लिखते हैं। 10 to the power of -21 को जेप्टो बोलते हैं, स्मॉल जेड से लिखते हैं। तो जैसे अगर कोई पूछे व्हाट इज 1 जेप्टोमीटर तो आप बोलोगे 10 to the power of -21 मीटर, करेक्ट। ऐसे ही योक्टो होता है 10 to the power of -24। ये सारे यूज नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और फर्मी। ये आप याद रखें तो बाकी नहीं भी रखें तो चल जाएगा, बट इन्फॉर्मेशन सबकी होना चाहिए।
ऐसे ही बड़ी यूनिट्स की तरफ जब हम जाते हैं, बड़े मेजरमेंट्स की तरफ, तो डेका आता है। डेका को हम स्मॉल डी से लिखते हैं, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ 1। तो अगर मैं बोलता हूँ डेकामीटर कितना है, तो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, करेक्ट। ऐसे ही उसके बाद आता है हेक्टा, सेंटी के अपोजिट। तो हेक्टा का मतलब हो गया 10 टू द पावर ऑफ 2, यानी 100 टाइम्स बड़ा है तो हेक्टा हो जाएगा, 1000 टाइम बड़ा है तो किलो हो जाएगा। ये तीनों को स्मॉल अल्फाबेट से हम लिखते हैं। ऑब्वियसली इसको तो इसलिए क्योंकि केल्विन कैपिटल के में ऑलरेडी यूज हो चुका है। अच्छा, मेगा जो होता है वो 10 टू द पावर ऑफ 6 होता है, इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं। ये आप देखते हो बाइट्स वगैरह में, जो अपन डिजिटल में स्टडी करते हैं कंप्यूटर साइंस वगैरह में, वहां ज्यादा यूज होता है। तो मेगा यानी 10 टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स, गीगा 10 टू द पावर ऑफ 9 टाइम्स, टेरा 10 टू द पावर ऑफ 12 टाइम, है ना, 1 टीबी, करेक्ट। टेराबाइट सुना है, 1 टीबी की हार्ड डिस्क, तो 10 टू द पावर ऑफ 12 टाइम्स ऑफ बाइट जो उसकी बेसिक यूनिट है। ऐसे ही पेटा 10 टू द पावर ऑफ 15 टाइम्स, एक्सा 10 टू द पावर ऑफ 18 टाइम्स, जेटा 10 टू द पावर ऑफ 21 टाइम्स, योटो 10 टू द पावर ऑफ 24 टाइम्स। तो दीज आर ऑल द यूनिट्स जो आपको पता होना चाहिए। इनमें जो ज्यादा यूज होती है वो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये यूज होती है। ये अगर आपको याद है तो काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इतनी सारी प्रीफिक्सेस और यूनिट्स सबको स्टडी कर लिया। एक और टर्म बड़ा फेमस है, जो कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का जो ऑर्डर होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा ये समझो। ऑर्डर इज एक्चुअली यूज्ड फॉर कंपैरिजन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि जो लेट अस से कि जो लाइट है उसकी स्पीड 10 टू द पावर ऑफ 8 के ऑर्डर की होती है। एक्चुअल स्पीड 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन मैं किसको पकड़ रहा हूँ, 10 to the power of 8। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरा जो बाइक है उसका स्पीड जो है वो 100 है मीटर पर सेकंड, चलो 100 तो ज्यादा हो गया है ना, जो मेरा चलो रेसिंग बाइक है या रेसिंग कार है उसकी स्पीड लगभग 100 मीटर पर सेकंड है, ये भी ज्यादा ही होगी, ठीक है। बट ठीक है, चलो एग्जांपल ले रहे हैं। तो 100 मीटर पर सेकंड की कोई बाइक है या कोई कार है हमारी, तो अब मैं कंपेयर करूं इसको स्पीड ऑफ लाइट से, तो मैं बोलूंगा ये 10 टू द पावर ऑफ 2 ऑर्डर की और वो 10 टू द पावर ऑफ 8 ऑर्डर की है। तो कंपैरिजन आसान हो गया, एक में 10 टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स और एक 10 टू द पावर ऑफ 8 टाइम्स है। तो उस ऑर्डर को निकालने के लिए हमें क्या समझना होता है, कोई भी नंबर को सबसे पहले एक स्टैंडर्ड रूप से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे को नंबर देता है 3 5 4 2 1 और वो पूछता है कि इस नंबर का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस चीज को समझो। आप सबसे पहले 3 को छोड़कर कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं उसको समझो, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट लिखे हैं, यानी कि 3.5 इंटू या 5 4 2 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, ये हमारे सामने नंबर लिख दिया। तो अगर कोई पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस नंबर, तो इसकी वैल्यू कुछ भी बना रहे हैं, इसका ऑर्डर ये है, यानी कि कितनी पावर तक हम इसको रेज कर सकते हैं जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 1 पॉइंट समथिंग, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है 10 से छोटा नंबर बनाना। तो आप 10 से छोटा नंबर बनाने के बाद जो भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आपका आंसर होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस नंबर का ऑर्डर कितना है, 10 टू द पावर ऑफ 4, करेक्ट। अच्छा, कैसे बनाया फिर से सुन लो। ये कितने डिजिट्स थे भैया, ये है 35,421। तो 35,421 को बनाने के लिए मुझे 30,000 से बड़ा है, तो मैंने इसीलिए 30 पॉइंट समथिंग या 30 पॉइंट समथिंग में 3 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब मेरी बात समझ पा रहे? अच्छा, ऐसे ही कोई नंबर अगर मान लीजिए मुझे इस तरीके से दिया जाता है 0.00321, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसके कन्वर्जन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हम सबसे पहले ऐसे समझते हैं कि मान लो नीचे अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे अगर 5 जीरो आ रहे हैं तो ऊपर जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 10 टू द पावर ऑफ -5। अच्छा, 3 2 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है ये, तो पॉइंट लगाना है, इसका मतलब 2 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू द पावर ऑफ -5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो ये बन जाएगा 3.21 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ठीक है। कैसे किया फिर से सुन लो जरा इस बात को भैया, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, मुझे डेसिमल यहाँ चाहिए, तो यहाँ चाहिए यानी कितने डिजिट के बाद चाहिए, 3 डिजिट के बाद, तो 10 टू द पावर ऑफ -3 लगा दो, तो इसका ऑर्डर कितना है, 10 टू द पावर ऑफ -3। आप समझ रहे हैं थोड़ा। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लो मेरे पास नंबर आ गया, जैसे ऑर्डर आप समझ रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ, आप देखो ये चालाकियां करते हैं, जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं वो क्या करते हैं, 999 लिख देते हैं।
तो 999 लिखने का मतलब क्या हो गया, हंड्रेड्स में हमें दिख रहा है, लेकिन वो क्लोज किसके, 1000 के। भैया 1000 रुपए होगा ना 999 के बराबर, लेकिन सुनने में कैसा लग रहा है, 999 यानी 100 के ऑर्डर का, जबकि वो है किसके बराबर, 1000 के ऑर्डर का। तो ये जो कंफ्यूजन होता है ना, उससे हमें बचना होता है, क्योंकि हम हर नंबर को सेम ऑर्डर में केवल नाम से नहीं बोल सकते। जैसे 999 डज नॉट मीन कि वो 100 ऑर्डर का है, वो 1000 ऑर्डर का है। तो फिर इस कंफ्यूजन को कैसे रिमूव करें, तो उसके लिए एक डेटा बनाओ, एक बीच की लाइन बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 100 है, तो 100 इज 10 to the power of 2। अगर मैं 200 की बात करूं तो ये हो गया 2 into 10 to the power of 2। इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका ऑर्डर भी कितना है, 2। 400 लेता हूं तो ये भी 10 to the power of 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 500 ले लेता हूं तो अब 500 जो है वो 5 into 10 to the power of 2 हो गया। तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा बेस लाइन है, और इस बेस लाइन के अनुसार इसका जो ऑर्डर है वो 10 to the power of 3 हो जाएगा, यानी 3 ऑर्डर हो जाएगा इसका। क्यों हो जाएगा ऑर्डर 3, क्योंकि अब ये एक बेसिक वैल्यू के पास पहुंच गया। तो अगर 500 से ऊपर रहते हो, यानी 5 into 10 to the power of 4 2 से ऊपर रहते हो तो ऑर्डर 2 रहेगा, लेकिन अगर इससे नीचे जाते हो तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो अगर मैं 600 रुपए लेता हूं तो इसका मतलब 6 into 10 to the power of 2 यानी 10 to the power of 2, लेकिन फिर भी हम इसका ऑर्डर कितना बोलेंगे, ऑर्डर इज 10 to the power of 3, क्योंकि अब ये 1000 के नजदीक है, आप समझ रहे हैं। ऐसे ही 900 लेता हूं तो दिस इज 9 into 10 to the power of 2, पावर 2 है लेकिन ऑर्डर इसका कितना है, 3। तो अभी तो कंफ्यूजन हो गया सर आपने क्या कर दिया, तो आप कैसे याद रखें। तो आप सिंपल तरीका है, आप नंबर को देखो। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 6 6 3 7 4 8 2, ठीक है। इसका ऑर्डर बताइए, तो आप कैसे लिखो, सबसे पहले तो 6.37482 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 यानी 10 to the power of 5। अब आपको ये चेक करना है कि इसका ऑर्डर 10 to the power of 5 है, 10 to the power of 6 है। तो आप ये देखो कि जो पहला नंबर है वो 5 से बड़ा है या छोटा है, या 5 है। अगर 5 या उससे बड़ा है तो ऑर्डर 1 बढ़ा दो, और 5 से छोटा है तो ऑर्डर कम कर दो। तो 5 से बड़ा है 6 पॉइंट समथिंग यानी 10 to the power of 5, यानी कि ये हो गया आपका 10 to the power of 6 ऑर्डर, समझे। तो ऑर्डर ऑफ 10 to the power of 6, दिस इज हाउ वी चेक द ऑर्डर ऑफ अ नंबर, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो किसी भी नंबर का ऑर्डर अगर ऑब्जर्व करना है तो बहुत ही आसान है, आप सिर्फ ये चीज देखो कि वो किसके ज्यादा नजदीक है, एंड उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, a पॉइंट b into 10 to the power of c, यानी कि डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, 10 से छोटा नंबर में बना दो। तो 1 to 10 के बीच का कोई भी नंबर में कन्वर्ट कर दो, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी चेक द ऑर्डर ऑफ अ नंबर, एंड आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसको भी नोट कर दो। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव और जरूरी है, तो ध्यान से समझ लो इसको, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपने कभी सोची नहीं है, वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, है ना। एंड एट द सेम टाइम ये भी याद रखो कि आपका यूनिट डायमेंशंस का जो असाइनमेंट मैंने दिया है उस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, एंड उसके डाउट्स मुझे भेजो, जिससे हम लाइव इंटरेक्शन करके उन डाउट्स को सॉल्व करें एंड फिर हम आगे बढ़ सकें। अदरवाइज क्या होगा, हम लटके रहेंगे। तो हमें थोड़ा स्पीड अप करनी है चीजें, इसीलिए आप लोग उसके क्वेश्चंस के डाउट्स जल्द से जल्द मुझे व्हाट्सएप पर भेजें, ग्रुप पर ही डालें सब लोग। हमें क्लियर अबाउट दिस थिंग। चलो, तो ये स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स कहाँ से कहाँ तक ऑब्जर्वेशंस करता है, उसका एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सबसे छोटी जो चीज देखते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो एक प्रोटॉन का जो रेडियस होता है वो लगभग 10 to the power of -15 मीटर यानी फर्मी मीटर ऑर्डर का होता है। तो यहाँ से फिजिक्स की ऑब्जर्वेशन शुरू होती है। न्यूक्लियस उससे थोड़ा बड़ा 10 to the power of -14 मीटर। हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 to the power of -10 मीटर के बराबर होता है, जैसा मैंने बताया था, एटम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, पोलियो वायरस सुना है, पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो जो अपन वायरस के लिए दवाई लेते थे वो बड़ा खतरनाक वायरस था, जैसे कोरोना है वैसे डेडली था वो भी। तो पोलियो वायरस का जो रेडियस होता है, साइज होता है, वो 10 to the power of -8 मीटर होता है। कितना छोटा वायरस, कितना बड़ा इन्फेक्शन दे देता है। ऐसे ही वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो है ना, विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो 10 to the power of -7 मीटर होती है। कोई भी लाइट आप तब देख पाते हो जब वो इस ऑर्डर की, इससे छोटी बड़ी हम नहीं देख पाते। रेडियस ऑफ आरबीसीज, बॉडी के अंदर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स घूमते हैं, छोटे छोटे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। आरबीसी का जो रेडियस होता है वो 10 to the power of -5 मीटर ऑर्डर का होता है। ऑर्डर मतलब आप समझ रहे हो, कंपैरिजन बता रहा है। जैसे रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज 1/10 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस का रेडियस जो है प्रोटॉन से 10 गुना बड़ा है।
हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो न्यूक्लियस से 10 गुना बड़ा है, प्रोटॉन से 100 गुना बड़ा है। पोलियो वायरस जो है वो हाइड्रोजन एटम से कितने टाइम्स बड़ा है, 100 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ये कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। ऐसी थिकनेस ऑफ थिन पेपर, जो पतला पेपर होता है उसकी थिकनेस जो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर होती है। हाइट ऑफ अ पर्सन, एक इंसान की जो हाइट होती है जो आपने देखी है वो 5 फीट 6 फीट 7 फीट होती है, जब मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो वो 1 मीटर के अंदर ही आएगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग 10⁻�0 मीटर ऑर्डर का हम इसको बोलते हैं। तो हाइट ऑफ अ पर्सन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻�0 मीटर। ऐसे ही हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक को हम 10⁻�0 में काउंट कर सकते हैं, है ना। 6 हो गया अगर मीटर तो इसका मतलब 10⁻⁴ के ऑर्डर का हो गया, याद आ रहा है। अच्छा, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 10⁻⁴ मीटर का ऑर्डर होता है इसका। डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड कन्याकुमारी तो लगभग ये 10⁻⁶ मीटर का है, 3500 किलोमीटर, समझे। चूंकि 5 से छोटा है इसलिए 10⁻⁶ ऑर्डर का हमने रखा है। ऐसे ही कुछ पास के डिस्टेंसेस देखोगे तो 10⁵ मीटर के ऑर्डर के भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से जो ग्वालियर का डिस्टेंस है वो 10⁵ के ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा, मून का रेडियस है वो 10⁶ मीटर ऑर्डर का होता है। रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस 10⁻⁷, ये थोड़ा समझो, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों। वो सोचते हैं सर अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर होता है, तो 6400 किलोमीटर को सर 10⁻⁷ ऑर्डर कैसे कह रहे हो। ध्यान से देखो बेटा, इसको लिख सकते हैं 6400 × 1 2 3, ये हो गया टोटल मीटर में कन्वर्ट। है अब देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6.4 × 10⁻⁶ मीटर लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये बेस नंबर 5 से बड़ा है तो इसका मतलब ऑर्डर 10⁻⁶ से एक बड़ा यानी 10⁻⁷ है, ये याद रखिएगा। ऐसे डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ कितना होता है, 10⁸ मीटर के ऑर्डर का। ऑर्डर मतलब ये नहीं है कि ये डिस्टेंस है, सम वैल्यू लेस देन 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस डेटा। अच्छा, रेडियस ऑफ सन 10⁹ मीटर के ऑर्डर का होता है, समझ पा रहे हो। अच्छा, सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो 10⁻11 याद करो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी तो वो इस ऑर्डर की होती है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो। डिस्टेंस बिटवीन प्लूटो एंड सन, प्लूटो इज द फारदेस्ट प्लैनेट, तो उससे सन की जो दूरी है वो 10⁻12 मीटर होती है, करेक्ट। तो ये भी हमें पता चल गया इसका ऑर्डर कितना होता है। जो हमारे सबसे नजदीक स्टार है, क्लोजेस्ट स्टार, वो 10⁻16 मीटर ऑर्डर का है, इसीलिए हम लोगों ने लाइट ईयर को यूज किया था। डायमीटर ऑफ आवर गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं मिल्की वे, उसका जो डायमीटर है वो लगभग 10⁻20 मीटर ऑर्डर का है। समझ रहे हो कितनी बड़ी दुनिया है। इनफैक्ट डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट गैलेक्सी, हमारे से जो सबसे नजदीक गैलेक्सी है उसका जो डिस्टेंस है वो 10⁻22 मीटर है, वेरी लार्ज। लाइट ईयर से तो 500 से सबसे बड़ा है। अच्छा, रेडियस ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, फिजिक्स में जितनी यूनिवर्स को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसका जो रेडियस है लगभग 10⁻26 मीटर है, कितनी बड़ी डिस्टेंस है। अब देख रहे हो फिजिक्स में -15 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻26 मीटर तक हम लोग जाते हैं, कितनी वाइड रेंज है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब इन डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कुछ खास मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे, बट एक दो मेथड्स हैं जो हमें अभी साथ में निपटा देना चाहिए, वो और देखते हैं। लेट अस वाइंड दिस चैप्टर ऑफ। चलो आज के लिए अभी के लिए कुछ नहीं, नोट करो जल्दी। ओके, तो काफी बड़े और लंबे लंबे डिस्टेंसेस को मेजर करना अब हमारे लिए प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये ऑर्डर तो बता दिए कि वो गैलेक्सी इतना दूर है, ये उतना दूर है, मेजर कैसे करते हो सर इसको? हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इस डिस्टेंस को मेजर कर पा रहे हैं? हम तो जा भी नहीं पा रहे हैं, यूनिवर्स के एंड तक तो हम जा भी नहीं पाए, फिर हम कैसे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं? तो उसके लिए बहुत सारे तरीके आए हैं। उनमें सबसे बेस्ट मेथड जो है, जो एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, दैट इज पैरेलैक्स मेथड। ये क्या है? ये बहुत ही सिंपल है, हर कोई समझ सकता है, इसको ध्यान से सुनो। मैं इसका प्रिंसिपल आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर किसी एक पॉइंट को आप किसी एक जगह से देखते हो तो इस जगह से देखने पे हमें ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं वर्टिकल को रेफरेंस मानूं तो इसका जो एंगल है वो θ1 होगा। अच्छा, अगर मैं इसी पॉइंट P को किसी दूसरी जगह से देखना चाहूं, लेट अस से वो यहां है, तो ऐसे में इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल का जो एंगल होगा वो θ2 हो जाएगा। ठीक है, अब समझना मेरी बात। एक एंगल θ1 है, दूसरा एंगल θ2 है। अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है जिसको हम रेडियस बोल रहे हैं, तो ये जो आर्क आएगा, आर्क लेंथ, और ये जो रेडियस आएगा
है ना, आर्क लेंथ और ये डिस्टेंस लगभग कैसा होगा, सेम ही आएगा अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और आपको मालूम है ये एंगल कितना आएगा, अगर मैं हाफ इसको ब्रेक कर दूं तो θ1 θ1 θ2 θ2 से मिलकर इसका जो एंगल थीटा आएगा दैट विल बी θ1 प्लस θ2। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट P को A पोजीशन से देखा, फिर इसी पॉइंट P को B से देखा, इस दौरान में कितना एंगल घूम गया वो मैंने ऑब्जर्व किया एंड दैट केम आउट टू बी थीटा। तो अगर मुझे थीटा मिल जाता है तो मुझे अच्छे से मालूम है कि जो आर्क लेंथ होता है वो रेडियस इनटू एंगल होता है। सो तो थीटा आएगा हमारा दैट इज इन रेडियंस, ये किसमें है, इन रेडियंस। दिस थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ इज L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ जो A से B की है डिवाइड बाय रेडियस। अब सोच कर देखो हमें क्या क्या पता है, हमें आर्क लेंथ पता है क्योंकि बहुत बड़े डिस्टेंसेस को जब हम मेजर करते हैं तो आर्क लेंथ और A से B की लेंथ लगभग कैसी आएगी, सेम आएगी। और रेडियस जो है वो हमें निकालना है और थीटा हमें पता है, तो यहाँ से हम बड़े आसानी से R को L बाय थीटा से सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें हम पैरेलैक्स मेथड को यूज कर रहे हैं। एक बार फिर से सुन लो इसको कैसे यूज करते हैं, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। आपको मान लो किसी एक पॉइंट P को ऑब्जर्व करना है, आप कुछ खास नहीं, आप अपने घर से उस P पॉइंट को देखना चाहते हो, उसका डिस्टेंस देखना चाहते हो, तो आप छत पे एक पॉइंट पे जाओ और यहां से मेजर करो इस डिस्टेंस को, फिर थोड़ी दूर जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, और यहां से इसको मेजर करो। तो जब आप इन दोनों को मेजर करोगे तो आप ध्यान से देखो ये लाइन पहले ऐसे थी, है ना, मैं मान लो आपकी तरफ एक पॉइंट कर रहा हूं कि मैं यहां से ऐसे देख रहा हूं और अब मैंने आपको यहां से देखा, तो आपने देखा मेरा हाथ यहां से यहां तक घूमा, तो कितना एंगल घूमा ये हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे अपैरेटस हैं उससे। अगर ये निकाल लिया तो मुझे ये भी मालूम है कि मैं आपको देखने के लिए वहां से यहां तक आया था, यानी ये डिस्टेंस भी मुझे पता है, L कह रहे हैं जिसको हम, लगभग आर्क लेंथ के बराबर ही होता है। तो अगर L पता है और थीटा पता है, क्योंकि छोटे एंगल के लिए हम जा रहे हैं, तो L और आर्क लेंथ बराबर ही आएगा। तो यहाँ हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, L इज इक्वल टू होता है R थीटा, R हो जाएगा आपका L बाय थीटा। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अब ये वहां तक तो ठीक है जहां तक हम लोग उन डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो थोड़े नजदीक है, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा बहुत दूर है, जैसे किसी स्टार को ऑब्जर्व करना है, तो मेरे सामने बड़ा कलेश आ जाता है। मालूम क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पूरे अर्थ को ऑब्जर्व करूं और मेरा पॉइंट जो है ऑब्जर्वेशन का, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर है, तो अर्थ के इस एंड से अगर मैं मेजर करूं तो वो यहां तक जाएगी ऐसे लेंथ, और इस एंड से मेजर करूं अब देखिए ये छोटी सी अर्थ है और इससे बहुत दूरी का पॉइंट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये रहा। अब सोचो अगर मैं अर्थ के इस कोने से इसको देखूं और फिर इस कोने से देखूं तो पूरी अर्थ का डायमीटर छोटा पड़ गया, तब भी एंगल जो आया वो इतना छोटा आया कि हमारी रीडिंग हम पता ही नहीं चलेगी। जैसे 1 सेकंड रीडिंग आई थी, कहां से पता चलेगी 1 सेकंड यहाँ? तो ये एंगल तो हमारे लिए निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया, करेक्ट। तो इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी चालाकी की, उस चालाकी को आप समझ रहे हो, पहले इसको समझो, एडवांस फॉर्म ऑफ पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड से आप ये डिस्टेंस तो निकाल सकते हो, लेकिन बहुत दूर का स्टार कैसे निकालोगे? जो एंगल है वो 1 सेकंड के रेंज का आ रहा था, उतना तो हमारा अपैरेटस भी मेजर नहीं कर पाता, तो उसके लिए हमें देखो अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने पे जाना पड़ रहा है। तो अगर मैं अर्थ के ऊपर ही कोई 2 पॉइंट से लूं तो और छोटा एंगल बन जाएगा, है ना भाई। 2 पॉइंट है ये, इस पॉइंट को यहाँ से देख रहे हो एंगल ये है, यहाँ से देखोगे एंगल और छोटा हो गया, यहाँ से देखोगे एंगल और छोटा हो गया। तो इसका मतलब हमें अब कोई नया मेथड या कोई नई चालाकी यूज करनी पड़ेगी। तो क्या चालाकी यूज की उसको समझते हैं। हम लोगों ने क्या सोचा, आप सोच के देखो तो मुझे बताओ कि अगर मैं इन 2 मार्कर्स के बीच का अभी एंगल पूछूं तो कितना है, तो आप बोलोगे 0। अब कितना है? 60, अब 90, अब 60। अगर मैं इसको हटा दूं, अब मैं पूछूं व्हाट इज द एंगल, तो आप क्या बोलोगे? 60 बोलोगे? नहीं, क्यों? मैं मार्कर ऐसा रख दूंगा, 90 हो गया, ऐसा रख दूं 60 हो जाएगा। तो
अब ये एंगल एक लाइन से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब सोचो मैं अर्थ के ऊपर से किसी एक पॉइंट से किसी एक स्टार को देख रहा हूं जो कि काफी दूर है। अब जब मैं उस स्टार को देखूंगा ना तो मेरे लिए बड़ा एक प्रॉब्लम सामने आ गई। क्या सामने आई मालूम है? कि जब मैं इसको यहां से देख रहा हूं मैं रेफरेंस किसको लूं एंगल लेने के लिए, क्योंकि अर्थ तो फ्लैट नहीं है, वो तो कर्व्ड है। तो अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो भी मेरे लिए दिक्कत है, रेफरेंस किसको लूं एंगल निकालने के लिए। तो हमने एक चालाकी की, हमने क्या कहा कि अगर कुछ ऐसा हो पाए जो बेस मेथड है कि ये लाइन और इसके पैरेलल एक लाइन निकाल पाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि भैया काफी दूर से आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टेंसेस होते हैं, उनको हम पैरेलल लाइन से इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास, सनरेज आती है तो डायग्राम में कैसे बनाते हैं? ऐसे, क्योंकि सनरेज कहां से आ रही है? बहुत दूर से। तो बहुत दूर से आने वाली लाइंस आपस में ऑलमोस्ट कैसी होती है? पैरेलल। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक लाइन आएगी ऐसे और दूसरी लाइन जो है यहाँ से वो रे के फॉर्म में ऐसे आएगी। अब आप पूरे रास्ते इन दोनों को देखो, एक दूसरे के पैरेलल ही दिखेंगे। भूल जाओ इसको, भूल जाओ इसको, कैसी दिख रही है? पैरेलल। तो इसका मतलब बहुत दूर से अगर कोई दो रेज आ रही है तो वो आपस में कैसी होंगी? पैरेलल। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने बहुत दूर का, जो सबसे दूर का हो सकता था, उस स्टार को देखा। तो जब हमने उस स्टार को देखा तो वो हमारे लिए इंफिनिटी पर है और चूंकि वो इंफिनिटी पर है इसीलिए हमने यहाँ एक लाइन ले ली और इस स्टार के रेफरेंस में हमने ये एंगल मेजर किया कि ये कितना है। तो ये एंगल निकला हमारा थीटा। ठीक है, ये एडवांस है बेटा, इसको समझो जरा। अब मैं दूसरी जगह गया इस पॉइंट पर, जब मैं यहां पहुंचा अब फिर से मेरे लिए एंगल निकालना मुश्किल था, लेकिन अगर मुझे पैरेलल लाइन मिल जाए तो उसके रेफरेंस में एंगल निकाल सकता हूं। तो मैंने इसके लिए भी एक इनफाइनाइट दूरी पर स्टार था, उससे एंगल को ऑब्जर्व किया। तो जो इनफाइनाइट दूरी का स्टार था उससे जब मैंने एंगल ऑब्जर्व किया तो ये एंगल निकला θ2। अब फायदा क्या हो गया, ये है एक इनफाइनाइट डिस्टेंस स्टार, वेरी फार, है ना। तो बहुत दूर का अगर स्टार है तो ये तो लाइंस आपस में पैरेलल दिखेंगी। तो इससे फायदा क्या हो गया, ये एंगल मिल जाएगा थीटा। और जो दो पॉइंट्स पर मैं गया उनका डिस्टेंस तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मुझे मालूम है कि थीटा जो है वो सीधा सीधा θ1 प्लस θ2 बन जाएगा। तो जो डिस्टेंस आएगा हमारा, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू L बाय θ1 प्लस θ2। दिस इज अ ब्रिलियंट टेक्निक जिससे हम लोग पैरेलैक्स मेथड की मदद से इसको यूज कर पा रहे हैं। पैरेलैक्स वर्ड का मतलब ये होता है दो अलग अलग जगह से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी है सामने, अगर उस घड़ी को आप दो अलग हिस्सों से देखो, आप सामने से देखो 12 बज रहे हैं, उधर से देखो 1 बजता दिखेगा, इधर से देखो 11 बजता दिखेंगे। तो जो कांटा है वो अलग अलग एंगल्स पे दिख रहा है बिकॉज आप अलग अलग लोकेशन से देख रहे हो। तो अब अगर मैं एक ही पॉइंट को अलग अलग लोकेशन से देखता हूं तो वो कितने एंगल से सेपरेटेड है, अगर मुझे वो पता चल जाए तो मैं पैरेलैक्स मेथड को अप्लाई कर सकता हूं। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेथड, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। मैं इसकी डेफिनेशन यहां लिख देता हूं जिससे कि थ्योरेटिकली भी आपको पता चल जाए। आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। पैरेलैक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ पॉइंट P, यानी P पॉइंट को दो जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाय एन ऑब्जर्वर फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशंस एट अ डिस्टेंस L। तो दो डिफरेंट लोकेशंस जिनका डिस्टेंस L है, वहां से जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं एक ही पॉइंट को, तो उन दो डायरेक्शंस के बीच का एंगल कितना है। जैसे पहली डायरेक्शन थी ये और दूसरी डायरेक्शन थी ये, तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो हमारा पैरेलैक्स एंगल कहलाएगा थीटा। और अगर पैरेलैक्स एंगल मिल जाता है थीटा L/R होता है, यहाँ से रेडियस निकल आता है। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पूरी चीज को अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, इसके नोट्स बना लेना, क्वेश्चंस लगा लो जो बचे हुए हैं सारे, एंड मुझे डाउट्स भेजो। उसको खत्म करके हमें बेसिक मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, इसको खत्म करना है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नो डाउट।